Good morning. Today is 11th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो ऊपर आर्टिकल है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 उसको अमेंड कर दिया गया है, नया बिल आया है और जिसे पास भी कर दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। तो काफ़ी सारे नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है इराक की एक सिटी है मोसूल को कब्जे को लेकर, क्योंकि फिलहाल देखिए अब ये सिटी जो है आईएसआईएस के कब्जे में है और आधी से ज़्यादा लिबरेट करवाई जा चुकी है कोलिशन फोर्सेस के द्वारा। कोलिशन फोर्सेस कौन सी है? यूएस की, कुर्द इराकी फोर्सेस या मिलिट्री के जो पर्सनल है वो, तो ये सब मिलकर यहाँ पे इस सिटी को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, शुरुआत तो अच्छी हुई थी इस आर्टिकल की, पोस्ट ट्रूथ इरा क्या है, अल्टरनेटिव फैक्ट्स, फेक न्यूज़, कुछ ऐसी टर्म्स आई थी, लेकिन बाद में ये सारा का सारा जो आर्टिकल है वो तमिलनाडु की राजनीति से एक प्रकार से रिलेटेड है। तो हम कुछ इसमें से कुछ ये टर्म्स डिस्कस करेंगे, राजनीति का पार्ट छोड़ देंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो भी एक प्रकार से राजनीति से रिलेटेड है, फिर भी इसमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे। आज ग्राउंड जीरो है, तो शनिवार को ग्राउंड जीरो आपको आता है, पता है आपको आता है। ये काफ़ी सारी इसमें डिटेल्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होती, कहानी टाइप में है, तो इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी अभी इजराइल की विजिट पर जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2016 जिसे पास कर दिया गया है। देखिए पहले मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश चाइल्ड के जन्म के बाद, इससे पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में 12 हफ्तों का अवकाश मिलता था, यानी 12 वीक्स की लीव मिलती थी। लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है, अब 12 के बजाय 26 हफ्तों का अवकाश मिलेगा चाइल्ड के जन्म के बाद में मदर्स को। और इसके अलावा ऐसी मदर्स जो चाइल्ड को अडॉप्ट करती हैं या फिर चाइल्ड को सरोगेसी से हासिल करती हैं, दूसरे सरोगेट मदर्स की सहायता से हासिल करती हैं, तो उनको भी 12 हफ्तों का अवकाश मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यानी जो मदर्स जो हैं वो चाइल्ड अडॉप्ट कर रही हैं उनको भी 12 हफ्तों का अवकाश मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए, जब वो बच्चे को अडॉप्ट करेंगी तो उस चाइल्ड की जो एज है वो 3 महीने से कम होनी चाहिए। समझ गए? 3 मंथ से कम अगर बच्चे को मदर्स अडॉप्ट करती हैं, चाइल्ड को अडॉप्ट करती हैं, तो उनको भी 12 हफ्तों का अवकाश मिलेगा। और ये जो ऊपर वाली कंडीशन है 12 की बजाय जो ये 26 हफ्ते जो बढ़ा दी गई है लिमिट अभी, ये सिर्फ शुरू के 2 चाइल्ड्स के लिए होगी। तीसरे चाइल्ड के लिए फिर से 12 हफ्तों का लीव मिलेगी, तीसरे चाइल्ड के लिए 26 वीक्स की लीव नहीं मिलेगी। तो और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये तो हम देखिए अभी पूरा डिस्कस करने वाले हैं सारे इश्यूज इससे रिलेटेड, कि अगर 26 हफ्तों की लीव मिलेगी तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और क्रैच फैसिलिटी जो है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम कॉम्प्रिहेंसिवली अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला फीचर्स हमने डिस्कस किया। अब जो 12 की बजाय 26 वीक्स की लीव मिलेगी, और ये नीचे वाला फीचर भी हमने डिस्कस किया अभी जो बिल में अभी आया है कि 12 हफ्तों की लीव उन्हें भी मिलेगी वो मदर्स जो अब चाइल्ड को अडॉप्ट करने वाली है या फिर सरोगेट मदर्स की सहायता से हासिल करती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? उस चाइल्ड की जो एज है वो 3 महीने से कम होनी चाहिए। अब ये देखिए ये नए फीचर्स हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट दोनों पे ये बिल एप्लीकेबल होगा, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पे ना होकर प्राइवेट जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कहने का मतलब है कि फॉर्मल सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट है चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ये बिल एप्लीकेबल होगा। चौथा जो फीचर ये है इस बिल का कि अगर देखिए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 50 वर्कर काम कर रहे हैं, यानी टोटल वर्कर्स की संख्या अगर 50 है, या फिर दूसरी कंडीशन, या फिर आप मान लीजिए 50 वर्कर नहीं है, 30 वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन 30 के 30 वुमन है, यानी मिनिमम 30 वुमन वर्कर्स काम कर रही है, तो वहां पे उस कंपनी को, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, उस फैक्ट्री को एक क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। क्रैच आपको पता है किस लिए होता है? क्रैच छोटे बच्चों के लिए, बेबीज की केयर के लिए होता है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं शिशु सदन। जो वर्किंग जो पेरेंट्स होते हैं वो काम पे जाते हैं, पीछे से एक क्रैच जो होता है वो छोटे बेबीज की केयर करता है। तो उस फैक्ट्री को इस क्रैच जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पड़ेगी आधे किलोमीटर के दायरे में। अगर टोटल वर्कर की संख्या अगर 50 है या फिर वुमन वर्कर्स की संख्या अगर 30 है तो। पांचवा इसका पॉइंट है कि एम्प्लॉयर को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी अगर किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से पॉइंट वो ये है
कि जब भी कोई वुमन जॉब लेगी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री या फिर कोई भी कंपनी के अंदर में, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के सारे जो बेनिफिट्स हैं उसकी जानकारी वो वुमन को देंगे जॉब ज्वाइन करते वक्त। ऐसा नहीं हो कि आप वो इस तरह की जो जानकारी है वुमन से छुपा लें, समझ गए? तो जानकारी उनको देना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या फायदा होगा इस बिल से, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। साफ साफ यही है, क्योंकि लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वुमेन का लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो वो फिर से अब दोनों जिम्मेदारियां जो हैं सो कॉल्ड, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि जो अभी वो आएगा क्रिटिसिज्म में आएगा। वैसे मैं आपको यही बता देता हूँ, देखिए आमतौर पे ये हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि जो बच्चे की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो वुमन की है और काम करने की है वो मेल की है, जो कि गलत धारणा है। कहीं ना कहीं इस बिल का क्रिटिसिज्म भी है ये। आप महिलाओं के एक प्रकार से मैटरनिटी बेनिफिट है उसको तो बढ़ा रहे हो, उसके लिए तो छुट्टियों का प्रावधान ज्यादा कर रहे हो। इसका मतलब तो आप साफ साफ यह संकेत दे रहे हो कि जो चाइल्ड की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ वुमन की है, क्यों नहीं आप पैटर्नल लीव का भी प्रावधान करते? पितृत्व लीव भी तो होनी चाहिए ना, कुछ मेल मेंबर की भी तो जिम्मेदारी होती है चाइल्ड के देख रेख की। ये अभी क्रिटिसिज्म में आएगा आगे पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि वुमन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि डब्ल्यूएचओ, एक प्रकार से डब्ल्यूएचओ ने भी इस मांग का काफी लंबे समय से सपोर्ट किया था। उन्होंने भी एक प्रकार से कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कम से कम 24 हफ्तों का टाइम बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो लीव पीरियड है उसको 26 हफ्ते रखा गया है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग है वो चाइल्ड की हेल्थ अच्छे से इससे केयर हो जाएगा। और इससे इस समय में चाइल्ड और मदर के, एक प्रकार से इस अंतराल में चाइल्ड और मदर के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, और जिस प्रकार की एक ममता पैदा होनी चाहिए वो ममता पैदा हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये है कि इससे एक प्रकार से, जिस प्रकार से कमीशनिंग मदर्स या फिर सरोगेट मदर्स की सहायता से जो बच्चे लेते हैं उनको भी एक प्रकार से 12 हफ्तों की छुट्टी देना, वो इसका साफ साफ संकेत यह निकलता है कि जो भारत है वो से सोशल चेंज की तरफ में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, आप ये याद रखिएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम कंसर्न्स की तरफ में। ठीक है भाई, आपने दे दी, फॉर्मल सेक्टर में आपने दे दी, इस तरह की जो छुट्टी का प्रावधान है वुमेन्स को दे दिया। व्हाट अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से? 90% सेक्टर तो हमारे पूरे जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और ऊपर से ये देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक स्कीम है जो कि ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को या फिर लैक्टेशन जो वुमेन्स देती हैं उनको 6,000 का कैश बेनिफिट मिलता है। ये स्कीम का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा आप, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। इसके तहत में प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेशन जो ऑफर करती हैं बच्चों को, उनको 6,000 रुपये का कैश ट्रांसफर दिया जाएगा। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि सरकार इस स्कीम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, लिमिटेड रखना चाहती है सिर्फ पहले बच्चे तक। यानी दूसरा बच्चा होता है, दूसरे चाइल्ड के जन्म के बाद में यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो यह तो एक प्रकार से रिट्रोग्रेड मूव है। तो आप देखिए, कंडीशंस मत लगाइए इस चीज़ की कि इस वुमेन्स को इस प्रकार की चीज़ों के तो यूनिवर्सलाइज करने की आवश्यकता है। आप तो कंडीशंस लगा रहे हो कि फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड। हाँ, वो बात सही है कि एक प्रकार से दूसरी चीज़ें भी आपके दिमाग में चलती हैं ताकि पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है। फिर भी मतलब थोड़ी पॉलिसीज़ हैं वो एक प्रकार से बैलेंस होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यह है, आप सोच के देखिए, अभी तक हमें क्या लगा ये सारे पॉइंट्स हैं अच्छे हैं बिल के, लेकिन एक बात सोच के देखिए, ध्यान से सोचिएगा इस बात को। अगर इस तरह से 26 हफ्तों की जो पेड लीव है प्राइवेट कंपनीज वुमेन को देंगी, तो प्राइवेट कंपनीज के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि इससे अच्छा कि 26 हफ्तों के लिए पेड लीव देनी पड़े वुमेन को, इससे अच्छा तो उनको हायर ही ना करें। तो सोच के देखिए, ये स्टेप का उल्टा नहीं हो सकता। इससे तो वो एक डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी प्राइवेट कंपनीज को। तो यूं लगेगा कि वुमेन को हायर करेंगे तो एक प्रकार से हमें तो लॉस हो जाएगा, समझ गए? तो इस प्रकार से इस तरफ भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता थी। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है उन कंपनीज को जो वुमेन को इस लंबे अंतराल के लिए 26 हफ्तों की लीव दे रही हैं। तो एक प्रकार से एक आयरनी क्रिएट हो जाती है। सरकार कुछ करना चाहती है लेकिन हो कुछ जाता है। और ये पॉइंट हमने छठा डिस्कस किया था कि पैटर्निटी लीव का, क्योंकि जो चाइल्ड की जो देखभाल है सिर्फ मदर्स की जिम्मेदारी नहीं है, फादर्स की जिम्मेदारी भी है। तो पैटर्नल लीव भी होनी चाहिए ताकि वो भी छुट्टी लेके बच्चों की देखभाल कर सकें। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए, बच्चों और वुमेन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना सरकार की एक जिम्मेदारी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करें,
तो वो अपनी जिम्मेदारी का पूरा कर सकते हैं दो चीज़ों के मिश्रण से। एक तरफ तो वो जनरल टैक्स लगा सकते हैं ताकि एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इनकम, अमीर लोगों से इनकम गरीब लोगों की तरफ में आए और जिनको नीडी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी तरफ में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दूसरी तरफ में एक ऑप्शन दिया जाता है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, CSR जो है, उनको भी इस तरफ में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सोसाइटी की तरफ में उनकी जो जिम्मेदारी है उनको निभाना चाहिए। और जो ये हेल्थ है मदर्स की, वुमेन्स की जो हेल्थ है, एक राइट होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरीज हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करवाए और हॉस्पिटल्स में करवाए ताकि वुमेन इस तरह की जो मदर्स हैं इस तरह की बेनिफिट्स को अवेल करवा सकें। और जितने भी उनके पेमेंट का लॉस होता है वहाँ पे, वो पेमेंट का लॉस भी कंपनसेट कर सकती है गवर्नमेंट, और इस तरह प्रावधान भी है जिसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और देखिए काफ़ी सारे जो मैटरनिटी बेनिफिट्स और भी मिलते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं इस पूरी स्कीम्स में उनको हार्मोनाइज कर दे, एक धागे में पिरो के सिर्फ एक यूनिफाइड स्कीम बना के, ताकि पता लग जाएगा। अब काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन सबका पता नहीं होता। और उसके अलावा देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएंगे ऐसे, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो कंपनीज के अंदर में वुमन के खिलाफ में, अगर वो पेड मैटरनिटी लीव को अवेल करवाती हैं तो। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था अभी कि यूनिवर्सलाइज करना चाहिए बजाय कि कंडीशनलाइज कराएं, कि भाई कंडीशंस लगा दे इस तरह के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। और अब ये सब चीज़ें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि माइग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है तो जो ये है हेल्थ राइट्स हैं वुमेन्स के, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस पर आ सकता है इस तरह का कि रिसेंटली द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 हैज़ बीन पास्ड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, और क्रिटिकली एनालाइज दैट एक्ट। अगला हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं मोसूल का। मोसूल एक सिटी है इराक के अंदर में। यहाँ पे देखिए ये सिटी है। मोसूल पे अभी ISIS का कब्जा है, जो ऑलमोस्ट एक प्रकार से मोसूल को लिबरेट करवाया जा चुका है कोएलिशन फोर्सेस के द्वारा। कोएलिशन फोर्सेस कौन कौन सी? इसमें US की फोर्सेस हैं जो एयर सपोर्ट दे रही हैं, कुर्द की फोर्सेस हैं, इराकी के जो स्टेट फोर्सेस हैं वो हैं, सिया मिलिट्री के पर्सनल हैं वो हैं। तो ये सारी कोएलिशन फोर्सेस हैं, ये मिलके एक लड़ाई लड़ रही हैं मोसूल की धरती पर मोसूल को लिबरेट करवाने के लिए। और ऑलमोस्ट मोर देन 50% और मोर देन 3/4 इसको लिबरेट करवाया जा चुका है। 2016 से ये जंग जारी है। और क्योंकि देखिए हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो मेजर इसके पार्ट्स हैं, सेंटर्स हैं, जैसे मोसूल का एयरपोर्ट, मोसूल के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, उन सबको लिबरेट करवाया जा चुका है। तो थोड़े बहुत पॉकेट्स में ही यहाँ पे अभी ISIS बाकी है, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया लोकेशंस को। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शंस दिए थे 2015 में प्री में, कि इनमें से बताइए कि कौन सा जो कंट्री है वो मेडिटेरियन सी को फेस नहीं करता। इस तरह क्वेश्चन आया था 2015 में। ऑप्शन थे सीरिया, ये देखिए सीरिया यहाँ पे करता है, इजराइल भी करता है, जॉर्डन नहीं करता। तो जॉर्डन उसका आंसर था 2015 में जो प्री में क्वेश्चन आया था। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो मैपिंग है ना, मैपिंग एक रात में नहीं हो सकती। अगर आप यूँ सोचोगे ना कि प्री से पहले 10 दिन पहले मैपिंग हो जाएगी, मैपिंग ऐसे होती नहीं है। तो मैपिंग के लिए आप एक काम कीजिए, जो एटलस है उसको डेली देखा करो। जब भी आप बोर होते हो पढ़ाई से तो डेली 10-15 मिनट के लिए एटलस देख सकते हो, काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। इंटरेस्टिंग भी लगता है, मतलब मैप वगैरह देखना, ये सब देखना, और उसी कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करना काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो डेली इसको 5-10 मिनट के लिए देखा करो। और ये क्वेश्चन आया था कि टर्की जो है वो कौन कौन से सी के बीच में है। यहाँ पे देखिए ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। मैप सामने है तो आसान लगता है, लेकिन पेपर में तो वैसे ही काफ़ी प्रेशर होता है। अब देखिए कंटेक्स्ट ये है कि पूरी अगर टाइमलाइन हम जाने तो अक्टूबर 2016 में इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हैदर अल अब्दादी, उन्होंने ऑर्डर किया था कि मोसूल को छुड़वाया जाए। और कोलिशन फोर्सेस हमने डिस्कस की थी कौन कौन सी हैं। और कुर्दिश कौन होते हैं? कुर्दिश ऐसा एथनिक ग्रुप है जो पूरे नॉर्थ इसमें मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। तो ये कई देश में फैला हुआ है, एथनिक ग्रुप है, अलग से देश की ये मांग करते हैं। थोड़ा टर्की में है जहाँ पे इनको ये अलग से जो कुर्द की मांग करते हैं, इनको सेसेशनिस्ट या फिर टेररिस्ट कहा जाता है टर्की में। थोड़ा ये इराक में है, थोड़ा ये ईरान में भी है, कहने का मतलब है थोड़ा सीरिया में भी है। पूरे 5-6 देशों में ये फैले हुए हैं और अलग से देश की मांग कर रहे हैं कुर्द जो हैं। और बाद में क्या है, अगर देखिए पूरी तरह से अब जैसे कि हारने ही वाले हैं ISIS वाले, इस्लामिक स्टेट वाले, एक मोसूल से, तो एक तरह की सबसे बड़ी इनकी हार होगी यहाँ से। ISIS के लिए एक बिगेस्ट सेटबैक होगा। क्यों?
क्योंकि देखिए 2014 में जब मसूल पे फतेह हासिल की थी, इन्होंने मसूल पे जीत हासिल करी थी आईएसआईएस वालों ने, तभी से इन्होंने खलीफा घोषित कर दिया था। जून 2014 की ये बात है। तो यहां से हारना एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो खलीफा का अंत हो जाएगा आईएसआईएस का। फिर ये रह जाएंगे कुछ ही पॉकेट्स में, कुछ ही एरियाज में ये रह जाएंगे, जैसे कि राका या फिर जो दूसरी एक दो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, जगह है, वहां पे सिर्फ इनकी टेरिटरी लिमिट हो जाएगी। और राका की जो सिटी है, यहां पे देखिए राका की सिटी मैं आपको दिखाता हूं। सीरिया में जो ये राका की सिटी है, वहां पे भी ऑपरेशन चलाया हुआ है सीरियन आर्मी ने। तो यहां से भी ये हार जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये आईएसआईएस एक ऐसी फोर्स हो जाएगी कि जो जिनके पास में टेरिटरी तो नहीं रहेगी, लेकिन अलकायदा की तरह जो दूसरे आतंकवादी संगठन हैं उनकी तरह फिर भी ये अटैक करना जारी रहेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया था कि देखिए आप आतंकवाद को तो मार सकते हो, यानी पर्सन्स जो टेररिस्ट है उनको तो मार सकते हो, लेकिन जो ये आइडियोलॉजी है, जो ये विचार हैं, जो माइंड वॉश करते हैं ये टेररिस्ट लोग, यूथ लोगों का, इस चीज को आप खत्म नहीं कर सकते। जब तक आइडियोलॉजी से फाइट नहीं होगी तब तक इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। अब कुछ और पॉइंट्स इसके हैं वो हम देख लेते हैं। बात यही है कि देखिए इससे पहले जो इन्होंने आईएसआईएस वालों ने जो एंशिएंट सिटी थी पालमिरा, इसको भी एक प्रकार से ये भी हार गए थे। यहाँ पे थे देखिए, काफ़ी सीरिया की एंशिएंट सिटी थी और अच्छी सिटी थी, काफ़ी जो इसके पुराने जो मोनूमेंट्स थे या फिर स्ट्रक्चर्स थे, इसको तोड़ दिया था आईएसआईएस वालों ने जब इस पर कब्जा किया था। लेकिन बाद में सीरियन आर्मी ने अब इस पर कब्जा कर लिया है और अब ये सीरिया के गवर्नमेंट के कब्जे में है। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में वही बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोसूल हारने के बाद में भी आईएसआईएस खत्म हो जाएगा। सीरिया के कुछ पॉकेट्स में, राका में, सबर्स में और डीर एज जोर में, यहाँ पे इनका अभी भी कुछ अस्तित्व रहेगा। और बाद में ये स्टेटलेस जिहादिस्ट बन जाएंगे, ऐसे जिहादिस्ट जिनके पास में टेरिटरी नहीं है, यानी खलीफा नहीं है, लेकिन फिर भी आतंकवाद ये फैलाते रहेंगे। या तो वो जंगल में चले जाएंगे, डेजर्ट्स में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, लेकिन अपना काम जो है आइडियोलॉजी का जो प्रोपगेशन है वो जारी रखेंगे ये आईएसआईएस के लोग। तो शॉर्ट टर्म में ये सलाह देते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस तो कंटिन्यू रहने चाहिए शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर आपको लंबे समय में अगर इस आइडियोलॉजी से, इस आतंकवाद से लड़ना है, तो वहाँ पे इराक की जो आर्मी है उनको भी एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनानी होगी, ताकि इस तरह की जो एसिमेट्रिक थ्रेट है उससे पार पाया जा सके, उससे लड़ा जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो हमारा आर्टिकल है, इसका आर्टिकल के शुरू की इंपॉर्टेंट है, शुरुआत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि देखिए आज वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं काफ़ी बुरे समय से गुजर रहे हैं, कैओस क्रिएट है, इंस्टेबिलिटी है बहुत सारे कंट्रीज में। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ऐसे कंट्रीज जो प्रजातंत्र यानी लोकशाही के लिए जाने जाते थे, उन कंट्रीज में भी जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इग्नोर किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, वो अपने आप में एक प्रकार से शर्मसार करने वाला विषय है। तभी ये कहते हैं कि बहुत सारे देश जो हैं वो बैड टाइम से, बुरे समय से गुजर रहे हैं। उन देशों में जो डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते थे, वहां भी ऑटोक्रेसी का जो रूल है उसकी तरफ में इंक्लिनेशन दिखाई देती है। अब जो ये ईरा है ये पोस्ट ट्रूथ ईरा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जो अब फिलहाल का जो टाइम है वो पोस्ट ट्रूथ ईरा है या फिर फेक न्यूज का ईरा है या फिर अल्टरनेटिव फैक्ट्स का ईरा है। तो ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होती हैं। आखिरकार ये टर्म होती क्या है? देखिए कल हमने एक चीज डिस्कस करी थी, हमने उस चीज में ये डिस्कस किया था कल कि अगर एक सच पे बार बार उंगली उठाई जाए, एक सच को बार बार झूठ कहा जाए, तो उस सच की जो शाइन है वो कम हो जाती है। या फिर अगर एक झूठ को 100 बार बताया जाए, 100 बार अगर एक झूठ को बताया जाए तो वो कहीं ना कहीं सच लगने लगता है। समझ गए? तो वही टाइम है, यही है पोस्ट ट्रूथ ईरा। इसकी अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है, एक पोस्ट ट्रूथ ईरा एक ऐसा ईरा होता है जहां पे जो लोग हैं वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं, वो फैक्ट्स के बेस पे नहीं बनाते, वो इमोशंस के बेस पे या फिर पर्सनल बिलीफ के दम पे अपनी ओपिनियन बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल लीजिए ब्रेक्जिट का। ब्रेक्जिट में सबको पता था, सारों को पता था फैक्ट्स के बेस पे कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होगा तो नुकसान होगा ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन का बल्कि ब्रिटेन का भी। समझ गए? लेकिन फिर भी वो अलग हुए रेफरेंडम में, उन्होंने मत दिया, अपना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो ये पोस्ट ट्रूथ ईरा है। उन्होंने फैक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इमोशंस पे ध्यान दिया।
बार बार ये झूठ फैलाया गया कि हमारी जॉब्स जा रही हैं, बार बार ये झूठ फैलाया गया कि हमें नुकसान हो रहा है, बार बार ये झूठ फैलाया गया कि हमारा कल्चर खतरे में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पोस्ट ट्रूथ ईरा है, यहां पे लोगों ने फिर भी बार बार इमोशंस में आके वोट दिए और फैक्ट्स के बेस पे वोट नहीं दिए। दूसरा एग्जांपल यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ले लीजिए। सबको पता था कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है, मैं दीवार खड़ी कर दूंगा, मैं H1 वीज़ा नॉर्म्स में चेंज लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो तमाम तरह की चीज़ें बोली ट्रंप ने। फिर भी लोगों ने इमोशंस में आके उनको वोट दिए। इसीलिए कहते हैं ये जो ईरा है वो पोस्ट ट्रूथ ईरा है। फैक्ट्स के दम पे लोग अपनी ओपिनियन नहीं बनाते, इमोशंस के दम पे लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं इस ईरा में। अब उसके बाद में एक और जो टर्म हम डिस्कस करते हैं वो फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ तो आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। फेसबुक और ट्विटर पे काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ शेयर की जाती है जिसमें कोई भी सेक्शन अपना प्रोपगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ फेक न्यूज़ आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक फेक न्यूज़ बार बार शेयर हो रही थी कि इजराइल ने पाकिस्तान को धमकी दी है। ये एग्जांपल नहीं है, ये सही की बात है, मतलब हुआ ऐसा। एक फेक न्यूज़ बार बार शेयर हो रही थी कि एक ट्वीट के तहत में कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान सीरिया की धरती पर अगर अपनी जो सेना है वो भेजने की कोशिश भी करेगा तो हम परमाणु बम फेंक देंगे पाकिस्तान के ऊपर पे। ऐसा ट्वीट बार बार शेयर हो रहा था जिसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सच मान लिया। समझ गए? ऐसा ट्वीट, फेक ट्वीट शेयर हो रहा था बार बार जिसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सच मान लिया और उन्होंने जवाब भी दे दिया उस ट्वीट का। उन्होंने कहा कि सोच के देखिए इजराइल अपनी औकात में रहे, और क्या इजराइल को पता नहीं है इस बात का कि हमारे पास में भी परमाणु बम है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो सोच के देखिए बाद में कितनी एम्बेरसमेंट उनको हुई जब बाद में पता लगा कि ये फेक ट्वीट था। तो डिफेंस मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई इस बात पे। और भी काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। अमेरिका में एक फेक न्यूज़ के बेसिस पे वहाँ पे अमेरिका में एक बंदे ने अटैक कर दिया। एक न्यूज़ आई थी, बार बार शेयर हो रही थी कि एक कोई दुकान थी वहाँ पे, शोरूम थी कि वहाँ पे जो है चाइल्ड की किडनैपिंग या फिर चाइल्ड एब्डक्शन या फिर चाइल्ड की जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, कुछ शोरूम वगैरह था पिज्जा से रिलेटेड। तो वहाँ पे इमोशंस में आके एक बंदे ने वहाँ पे अटैक कर दिया बच्चों को छुड़वाने के लिए। वो तो अपने हिसाब से सही गया था बेचारा, लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। तो इतना ज़्यादा आजकल फेक न्यूज़ का इफेक्ट होता है। यूँ कहते हैं जो यूएस के जो इलेक्शंस हैं वो भी फेक न्यूज़ से प्रभावित हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ शेयर की गई थी। फेक न्यूज़ पे तो एबीपी न्यूज़ ने एक अलग से प्रोग्राम भी बना रखा है, वायरल सच। वो देखते हैं कि ये जो चीज़ वायरल हुई है वो सच है कि नहीं है। तो बात यही है, आज का जो ईरा है वो फेक न्यूज़ का ईरा है। जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की जो काफ़ी बार सच होता है, काफ़ी बार झूठ भी होता है। तो एक प्रकार से सोशल मीडिया का बड़ा डिसएडवांटेज ये है। लिखना है पेपर 3 में ज़रूर लिखना है, पेपर 3 का टॉपिक है ना सोशल मीडिया वाला, उसमें ज़रूर लिखना है। और अगला जो टर्म आती है वो अल्टरनेटिव फैक्ट्स की आती है। अल्टरनेटिव फैक्ट्स तो कुछ नहीं है, ये भी वैसा ही है फेक न्यूज़ की तरह। कहाँ है ये रहा अल्टरनेटिव फैक्ट्स? नहीं, गुम हो गया। मतलब उसमें ही था ना, ये रहा, इसमें था अल्टरनेटिव फैक्ट्स। अल्टरनेटिव फैक्ट्स ये था कि ट्रंप ने एक प्रकार का दावा किया था कि जो जब उन्होंने शपथ ली थी तो वहाँ पे भीड़ थी वो ज़्यादा थी, और सबको पता है, पिक्चर से भी जाहिर है, नंबर से भी पता है कि भीड़ उनकी काफ़ी कम थी। तो बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने झूठ क्यों बोला, जबकि पिक्चर्स में साफ साफ पता लग रहा है कि जो ओबामा ने शपथ ली थी तब भीड़ ज़्यादा थी, आप में भीड़ कम थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक एसोसिएट ने कहा कि ये तो अल्टरनेटिव फैक्ट्स हैं। तो अल्टरनेटिव फैक्ट्स का मतलब है फॉल्सूट्स, झूठ। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यह आर्टिकल भी वैसे तो देखिए राजनीति से प्रेरित है। इसमें क्या है, इसमें यह आर्टिकल हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म से, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम दिया गया है। किसी पर्टिकुलर पार्टी या फिर धर्म की बात हम नहीं करते, हमारी अनबाइस्ड जो अप्रोच है। तो देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पे मानिए भारतीय डेवलपमेंट लाओ पार्टी है एक, इंडियन डेवलपमेंट लाओ पार्टी। अब देखिए ये इंडियन डेवलपमेंट लाओ पार्टी जो है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करती है, मतलब चाहे अनचाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करती है। जो एग्जाम्पल हमने माना है भारतीय डेवलपमेंट लाओ पार्टी। अब अगर भारतीय डेवलपमेंट लाओ पार्टी मान लीजिए आज किसी राज्य में है, आज चुनावों के रिजल्ट आने वाले हैं, तो अगर वो किसी राज्य में सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है कि
सत्ता में चुने जाने के बाद में जो भारतीय डेवलपमेंट लाओ पार्टी पहले किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट में चुने के बाद में तो वो किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर नहीं सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में हो जाएगा, वो तो हमारे संविधान के खिलाफ में हो जाएगा। तो फिर यह होता है कि जो उनका पार्टी का कैडर है, उस भारतीय डेवलपमेंट लाओ पार्टी का जो छोटा कैडर, यानी लोकल लेवल पर जो छोटे लीडर्स होते हैं, वो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए वो अगर ये पार्टी किसी धर्म को सपोर्ट करती है तो उसके छोटा लीडर यूं कहेगा कि अपने विरोधी धर्म आपस में लड़वाने की बात करते हैं कि कोई उस शख्स का कोई सर काट के दे दे तो मैं 10 करोड़ दूंगा, इस प्रकार की जो नहीं होती एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। अब इन लोगों को कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स। दोबारा से बताता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या है। मान लीजिए कोई एक पार्टी किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करती है तो उसके लीडर तो बाद में देखिए उस धर्म को साफ साफ कहने से बचते हैं, लेकिन उस पार्टी के जुड़े हुए संगठन या तो उस पार्टी के छोटे जो लीडर्स हैं, लोकल लेवल के लीडर्स हैं, या फिर उससे जुड़े जो संगठन हैं, वो फिर भी पर्टिकुलर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते रहते हैं उस धर्म के प्रति जिसकी ये पार्टी सपोर्ट करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये छोटा सा एग्जांपल है। तो अब ये बात आती है जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो ये एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा देखिए, ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, 2-3 कारणों से करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो छोटे लीडर्स होते हैं वो अपने लीडर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो उनकी नज़रों में आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से हमारी जो पार्टीज़ हैं वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे काम करती हैं, फैमिली लिंक्स पे काम करती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी एक प्रकार से कम होते हैं, और जिनके पास में ये होते हैं वही राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2/3 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं यूपी के अंदर में जिन पे इलेक्शन लड़ा गया, उसमें से ये जो पुराने लोग थे जो इलेक्शंस लड़े हैं उनके किसी ना किसी प्रकार से फैमिली लिंक रहे हैं। तो लोकल लीडर्स को ऊपर जाने का जो सीढ़ी है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले से जो जिनका फैमिली लिंक्स हैं वही ऊपर जा सकते हैं। तो इसीलिए जो ये इंडिविजुअल्स हैं और ये अपना अपना लीडर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इनको ये शॉर्टेस्ट रूट लगता है। इनको लगता है कि इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देंगे तो वो अपने लीडर्स की नज़रों में आ जाएंगे। और एक बात यह है कि जो पार्टी होती है आजकल, जो पार्टी है ना, कोई भी पार्टी मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी सेंट्रलाइज्ड पार्टी हैं, यानी जो छोटे लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीडर्स हैं, इनकी एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। एक प्रकार से जो सरकार अप्रोच अपनाती है, सरकार जो पॉलिसीज अपनाती है, ये जो छोटे लेवल के लीडर्स हैं सरकार की पॉलिसीज के लिए जवाबदेह नहीं होते, अकाउंटेबल नहीं होते जनता के प्रति। ये तो सिर्फ पार्टी की प्रोपगेशन के बारे में सोचते हैं, पार्टी का एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये लीडर्स भी, छोटे लेवल के जो लीडर्स हैं, ये भी अकाउंटेबल होने चाहिए। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, इनका भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ हक होना चाहिए पार्टी के अंदर, ताकि ये ऊपर जाके बता सकें कि देखिए जनता हमें पूछ रही है, आप कुछ ऐसा कीजिए। जबकि ऐसा होता नहीं है, होता उल्टा है। उल्टा तो एक पार्टी में एक लीडर होता है, कोई भी आजकल पार्टी मान लीजिए सिर्फ एक ही लीडर होगा, सिर्फ उसी की चलेगी। होना उल्टा चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडर से आवाज़ उठ के आए और बाद में वो भी एक प्रकार से दबाव बना सके सेंट्रल लीडर पे कि आप इस तरह की पॉलिसी अपनाइए जो पॉलिसी जनता हमसे मांग रही है। वे फॉरवर्ड में वही बात ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। फिर ये कहते हैं कि इस प्रकार के रिफॉर्म्स आसानी से आएंगे नहीं, रेसिस्टेंस होगा, और होना ये चाहिए कि इनका भी कुछ ना कुछ स्टेक्स होने चाहिए छोटे लेवल के लीडर्स के। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था नहीं। अब अगला एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम इकोनॉमिक्स टाइम्स का। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये इजराइल की विजिट पर जाने वाले हैं। 1950 के बाद से, जब से हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, और उसके बाद में 1992 से जब से हमने इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं वो फॉर्मलाइज किए हैं। फॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि 1950 से 1992 के बीच में हमारे जो थे रिश्ते, एक सिर्फ हमने रिकॉग्नाइज किया था, कोई एम्बेसडर लेवल रिलेशंस नहीं थे, कोई विजिट का आदान प्रदान नहीं होता था, बस हमने माना था इजराइल को। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमें आंसर में लिखना नहीं है, कि कहने का मतलब है कि 1950 से 1992 में रिश्ते तो हमारे उस टाइम भी थे इजराइल के साथ में, लेकिन कोवर्ट थे, मतलब ओवर्ट नहीं थे, चोरी छिपे होते थे। चोरी छिपे क्यों होते थे? उसका रीज़न ये है कि देखिए 2-3 रीज़न है उसके। एक तो जो है इजराइल पर काफ़ी तरह के आरोप लगते हैं मुस्लिम्स पे अत्याचार के, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, और यूं भी कहा जाता है कि उन्होंने जो लैंड अभी जिस पे इजराइल है वो पहले पैलेस्टीन की धरती थी। तो काफ़ी सारे नैरेटिव्स हैं, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं इस पूरे डिस्प्यूट के ऊपर में। तो हमने ये सोचा था
कि अगर भारत के साथ इजराइल रिश्ते स्थापित करता है तो एक तो हमारे देश के अंदर में भी एक प्रकार से एक काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में एक प्रकार से दुर्भावना पैदा हो जाएगी, इसलिए हमने अवॉइड करी ऐसी चीज़ें। दूसरा रीज़न साफ साफ ये था कि जो ये मिडिल ईस्ट है, अब मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इन सभी देशों की बार बार लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ में, 2-3 बार हुए थे। तो हम नहीं चाहते थे कि हम अपने इजराइल के साथ जो रिलेशंस है वो ओपन में लाएं, क्योंकि हमें यह डर था कि हम अगर हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ ओपन में लाएंगे तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाएंगे इजिप्ट के साथ में, सीरिया के साथ में, या इन सब देशों के साथ में। और सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का भय सताता था 1950 से 1992 के बीच में कि अगर हम इजराइल के साथ अपने रिश्ते ओपन में लाएंगे तो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे वो सारे के सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, वो समझ गए, OIC में, इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो बाद में हमें 1992 तक यह समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, 1992 तक हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो तो वैसे भी पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, मतलब अगर हमारे रिश्ते ओपन में हैं या फिर नहीं है कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। यानी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमेशा से, चाहे वो 1965 का जो वार हो पाकिस्तान के साथ में या फिर 71 का वार हो, हर बार जो ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इसीलिए भारत ने अपना जो स्टैंड है वो चेंज कर लिया। कैसे स्टैंड चेंज कर लिया, 1992 के बाद में भारत ने जो अपने रिश्ते हैं वो पूरे ओपन में ले आए, एक प्रकार से एम्बेसी स्थापित करी, अब विजिट का आदान प्रदान होने लगा। विजिट का आदान प्रदान मतलब उनके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश में आने लगे। लेकिन ऐसा पहली बार है कि भारत देश के प्राइम मिनिस्टर इजराइल की विजिट पर जा रहे हों, यानी मोदी वुड बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द इजराइल। और एक जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट वो है ये है कि जब भी हमारे देश के कोई डिग्निटरी इजराइल की यात्रा पर जाते थे, जैसे प्रणब मुखर्जी गए अभी और पिछले साल ये गए थे, ये हमेशा दोनों जगह पे जाते थे। रामल्ला जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी है, PLO की एक प्रकार से सो कॉल्ड कैपिटल है रामल्ला, और तेल अवीव ये इजराइल की कैपिटल है। बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए वो दोनों जगह की विजिट पे जाते थे। देश तो नहीं कह सकते, इजराइल तो अब एक काइंड ऑफ देश है, UN मानता है, लेकिन पैलेस्टीन अभी तक देश की फॉर्म में नहीं आया, जो कि आना चाहिए, सो कॉल्ड सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो दोनों जगह की यात्रा पर जाते थे बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन अब मोदी दोनों जगह की यात्रा पर नहीं जाएंगे, वो सिर्फ इजराइल की यात्रा पर जाएंगे। खैर अभी पूरी डिटेल्स तो आना बाकी हैं। अब देखिए एक प्रकार से मोदी इस तरह की जो विजिट करेंगे तो वो साफ साफ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कितनी वैल्यूज़ वो इजराइल के साथ में अभी रखते हैं, डिफेंस सेक्टर में, इंटेलिजेंस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, वाटर एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर्स में। और लेकिन इंडिया ने जो स्टैंड लिया पहले, काफ़ी बैलेंस स्टैंड लिया, वो अच्छी चीज़ थी। जैसे इंडिया ने हमेशा विरोध किया इजराइल की इनलीगल सेटलमेंट्स जो इजराइल बना रहा है डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे, इंडिया ने हमेशा बैलेंस इस्टेब्लिश करते हुए इस चीज़ का विरोध किया। अब जो बात आती है वो ये आती है कि इंडिया जो है वो एक प्रकार से इजराइल के जो धुर विरोधी हैं, ईरान के साथ में भी अपने अच्छे रिलेशंस हैं वो मेंटेन करके रखे हुए हैं। पहले इंडिया आइडियोलॉजिकल स्कीम पे काम करता था, जैसा हमने वो सारी स्टोरी अभी डिस्कस की थी, 1950 से 1992 के बीच में इंडिया ने किस तरह का रुख अख्तियार किया था। लेकिन अब इंडिया प्रैक्टिकल हो गया है। पहले आइडियल खेलता था, अब इंडिया प्रैक्टिकल हो गया, अब इंडिया को चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में ना, आप जब भी कोई चीज़ आए, आंसर आए, तो आप इंडिया की तारीफ कर सकते हैं। कैसे? देखिए मिडिल ईस्ट में ना 3 पोल्स हैं, एक ईरान है, एक सऊदी अरेबिया है और तीसरा है इजराइल। इन तीनों पोल्स की आपस में नहीं बनती, इनकी नहीं बनती, इनकी आपस में किसी की नहीं बनती, समझ गए। फिर भी इंडिया जो है वो बीच में है, इंडिया टाइट रोप पे चलते हुए इंडिया की सभी से अच्छी बनती है। तो ये इंडिया की डिप्लोमेसी कह लीजिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, उसी की एक बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने 3 ऐसे पोल्स के बीच में भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो ये हमारी एक तरह से हमारी अचीवमेंट है। तो मतलब हमेशा क्रिटिसाइज नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश की डिप्लोमेसी ने बहुत अच्छी भी करी हैं। न्यूक्लियर भी वो है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और अब देखिए ये जो है, अब आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ या फिर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, यहाँ पे भी इसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने एंगेजमेंट स्टार्ट करी है। तो जो GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं वो भी देख लीजिए एक बारी। 6 मेंबर्स हैं इसके, और जो साइड में मैप है यहाँ पे देख लीजिए, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, UAE है। तो 6 कंट्रीज़ हैं, याद कर लीजिएगा इसको। हेडक्वार्टर है इसका सऊदी अरेबिया में। किस लिए है ये?
किस लिए नहीं है, टाइम पास के लिए है। ईरान पे एक प्रकार से कर्ब करने के लिए थी ये जीसीसी, और कुछ नहीं। इसका कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इस पे बनता है। तो इजराइल तो है एक प्रकार से अभी हमारा सबसे 3 जो लार्जेस्ट सप्लायर हैं आर्म्स या वेपन्स, उसमें 3 में से एक है इजराइल। बाकी 2 कौन से हैं, मतलब साफ ही है, ऑब्वियस है, एक रशिया होगा या फिर और एक यूएस होगा। तो तीसरे नंबर पे इजराइल आता है। तो हमारी जो ये पहल है, जो एक फोकस्ड आउटरीच है इजराइल की तरफ, इसे एक प्रकार से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जो चीज़ पहले हम कोवर्टली करते थे, चोरी छुपे करते थे, अब वो हम खुलेआम कर रहे हैं, जो कि एक ठीक बात है, वेलकम योग्य बात है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। कल रिवीजन वीडियो नहीं डिस्कस करेंगे हम, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि 2-3 हफ्ते और भी नहीं डिस्कस करेंगे, शायद ये 2 या 3 हफ्ते। फिर 2 या 3 हफ्तों के बाद में हम फिर से रिवीजन वीडियो है वो रेगुलर डिस्कस करने लगेंगे, और जो हमारी छूट गई है कोशिश ये करेंगे कि उन्हें भी डिस्कस किया जा सके। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। कल संडे एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।